Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lozilla. I hope you all are doing great. Today, in this video, we are going to quickly discuss the major amendments in Caro. To combat several corporate scams in the recent past, MCA has issued Caro 2020 on 25th Feb 2020 which supersede Caro 2016. It is applicable for the financial year commencing on or after 1st April 2021. Let's discuss the key changes very quickly. There are total 21 clauses जिसमें से 10 clauses totally new हैं या फिर existing clauses में कुछ additions या deletions किए गए हैं. 7 clauses हैं जिसमें modifications हैं and there is no change in rest 4 clauses. Let's discuss the amendments one by one. Clause 1 is with respect to property, plant and equipment and intangible assets. कारो 2016 में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं उसके बारे में कहा गया था. अब इस अमेंडमेंट के बाद इंटेंजिबल एसेट्स पर भी ऑडिटर को कमेंट करना होगा. ऑडिटर को कमेंट करना होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की गई है वो कंपनी के नाम पर है या नहीं. अगर नहीं तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के डिस्क्लोजर देना होगा. थर्ड, नेक्स्ट एडिशनल डिस्क्लोजर होगा कि कंपनी ने अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिवैल्यूएट कराए हैं तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट पर बेस्ड है या नहीं. नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑडिटर को देना होगा कि अगर रिवैल्यूएशन पर 10% या उससे ज्यादा का चेंज है इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और इंटेंजिबल एसेट्स तो अमाउंट ऑफ चेंज को ऑडिटर रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना होगा. लास्ट, अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रही है या पेंडिंग है अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 तो उसका डिस्क्लोजर भी ऑडिटर रिपोर्ट में देना होगा. क्लॉज 2 इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री. इन 2016 कारो में मटेरियलिटी वाज नॉट डिफाइंड. नाउ इन कारो 2020 इट इज डिफाइंड एज 10% और मोर. Auditor is made responsible to comment on the appropriateness of coverage and procedure of such verification. Third, अगर कंपनी को 5 करोड़ या उससे ज्यादा की लिमिट सैंक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, देन ऑडिटर नीड टू डिस्क्लोज कि क्या जो क्वार्टरली स्टेटमेंट कंपनी ने बैंक को फाइल की है वो बुक ऑफ अकाउंट से मैच होती है या नहीं. अगर कोई डेविएशन है तो उसकी डिटेल्स ऑडिटर रिपोर्ट में देनी होगी. Clause 3 is with respect to loans, advances, investments, guarantees given by the company. इसमें financial transactions का scope widen कर दिया गया है. Any transaction under section 186 that is investments, guarantee and security along with loans or advances granted by the company to any party is now covered. जो कि पहले सिर्फ loan transaction थी to only section 189 parties. Is with respect to compliances of section 185 and 186 in which there is no change in the current Caro report. Clause 5 is with respect to deposits. This is again a very important insertion. इस clause में confusion को दूर करने के लिए deemed to be deposit word को भी add किया गया है, जिसका मतलब है जो transaction deposit के definition में cover नहीं होती थी but उनका character deposit जैसा ही है उन्हें भी auditor को disclose करना होगा. Next is clause 6 with respect to cost records in which there is no change in the current Caro report. 7 is with respect to payment of statutory dues. पहले ऑडिटर को कमेंट करना होता था कि कंपनी रेगुलर है या नहीं इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और अगर नहीं तो फाइनेंशियल ईयर एंड में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 मंथ से ज्यादा पेंडिंग होते थे उनकी डिटेल्स देनी होती थी. इन स्टैट्यूटरी ड्यूज में जीएसटी वाज नॉट मेंशन्ड. In Caro 2020, GST is also included in the definition of statutory dues. Non-deposit of all the statutory dues जो कि Caro 2020 में रेफर है उनका अमाउंट और डिस्प्यूट किस फोरम में पेंडिंग है उसकी डिटेल भी ऑडिटर रिपोर्ट में देनी होगी. Clause 8 is a new clause with respect to reporting of unrecorded income. This was earlier not in the Caro 2016 report. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है और डिस्क्लोज हो जाती है एज इनकम इन द इनकम टैक्स असेसमेंट, देन ऑडिटर को उसका डिस्क्लोजर देना होगा और कमेंट करना होगा कि क्या वो अनरिकॉर्डेड इनकम ड्यूरिंग द ईयर बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई है.
क्लॉज 9 इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इस क्लॉज से पहले सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए लोन का डिफॉल्ट ही इंक्लूड होता था। अब इसका स्कोप वाइड कर दिया गया है और इसमें किसी भी लेंडर से लिए हुए डिफॉल्ट को डिस्क्लोज करना होगा। इस क्लॉज में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि कंपनी को अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है तो उसका डिस्क्लोजर, अगर लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया है उस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ देन वो कहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, मींस अल्टीमेटली कहाँ यूज हुआ है, उसका डिस्क्लोजर। अगर कोई शॉर्ट टर्म फंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वो डिस्क्लोजर ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट में देना होगा। अगर कंपनी ने कोई फंड अपनी सबसी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए लिया है तो वो डिस्क्लोजर देना होगा। अगर कोई फंड सबसी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी की सिक्योरिटीज को प्लेज करके लिया गया है तो ऑडिटर को उसका डिस्क्लोजर भी ऑडिटर रिपोर्ट में देना होगा। इज आईपीओ एंड एफपीओ मनी यूटिलाइजेशन। इस क्लॉज के अंदर पहले टर्म लोन भी इंक्लूड होता था, अब यहाँ से टर्म लोन को रिमूव करके क्लॉज 3(9) के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब इस क्लॉज के अंदर आईपीओ एंड एफपीओ से जो फंड रेज होते हैं उन फंड को किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया गया है उसका डिस्क्लोजर देना होगा। क्लॉज 11 इज विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। इस क्लॉज में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि ऑडिटर को कमेंट करना होगा कि क्या ऑडिटर ने ADT4 फाइल किया है या नहीं। सेकंड, क्या ऑडिटर के पास कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका डिस्क्लोजर भी ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर को देना होगा। Clause 12 is with respect to Nidhi company. Additional disclosure is added in existing clause to check compliance of company's Nidhi Rule 2014. इसमें ऐड किए गए हैं 2 न्यू क्लॉजेस। कंपनी का निधि कंपनी का स्टेटस इंटैक्ट रखने के लिए नेट ओन्ड फंड इज टू डिपॉजिट का रेशो 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के 10% से कम नहीं होने चाहिए। कंपनी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है या नहीं, ऑडिटर को इस पर ऑडिटर रिपोर्ट में कमेंट करना होगा। Clause 13 is with respect to related party transaction. There is no change in this clause. Clause 14 is altogether a new clause. This is with respect to the internal audit requirement. इसमें ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है कि क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, और क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिट के समय कंसीडर किया है या नहीं किया है। एज पर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनीज पर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या टर्नओवर 200 करोड़ या बोरिंग 100 करोड़ से ज्यादा है, और प्राइवेट कंपनीज जिनकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है या आउटस्टैंडिंग बोरिंग 100 करोड़ से ज्यादा है। Clause 15 is with respect to non-cash transactions. There is no change in this clause. Clause 16 is with respect to registration under RBI Act 1934. Additional disclosure is added in the existing clause. इसमें ऐड किए गए हैं 3 न्यू क्लॉजेस। पहला, क्या कंपनी ने आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए बिना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं। सेकंड, क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड, अगर ग्रुप कंपनी में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है देन उनकी डिटेल्स भी ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होगी। 17 is cash losses. It is altogether a new clause. अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कैश लॉसेज हुए हैं देन अमाउंट ऑफ दोज कैश लॉसेज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द ऑडिटर रिपोर्ट। 18 is a clause of resignation of auditor. It is altogether a new clause. अगर ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर ने रिजाइन किया है देन इट नीड टू बी डिस्क्लोज कि न्यू ऑडिटर ने आउटगोइंग ऑडिटर के रेस किए हुए इश्यूज को कंसीडर किया है या नहीं। Clause 19 is a clause with respect to capability of company of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet. It is altogether a new clause in this Caro report. इसमें ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो लाइबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती हैं अगर वो अगले 1 साल में अराइज हो जाती हैं तो कंपनी कैपेबल है उसको पे करने के लिए, और कंपनी में एज ऑन डेट कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। Clause 20 is with respect to corporate social responsibility. It is also altogether a very new clause.
इसमें CSR स्पेंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में कंपनी ने जो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर किया है शेड्यूल 7 फंड में विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसकी डिटेल्स ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होगी। सेकेंड, इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का अगर कोई अमाउंट अनस्पेंड है और स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है तो उसकी डिटेल्स भी ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होगी। नेक्स्ट इज अ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन क्लॉज जो कि 2016 कारों में था और वो इस कारों में से रिमूव कर दिया गया है। Clause 21 is with respect to consolidated financial statements. This is altogether a new clause in Caro 2020. कारो रिपोर्ट के कोई भी क्लॉज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सेप्ट दिस क्लॉज। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क मेंशन है तो उस कंपनी का नाम एंड पैराग्राफ नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट जिसमें क्वालिफिकेशन है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज करना होगा। That's all for this video. I hope guys you have understood all the amendments in Caro. Thank you so much for watching this video. If you have any query, I am reachable at lawzilla@gmail.com. You can follow me on my YouTube channel, Facebook page and Instagram handle lawzilla. If you have liked this video, then please do like the video and subscribe my channel Lawzilla and press the notification bell button for further updates. Bye bye. Take care.